हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सरकपुरी वंश। आज हम लोग सरकपुरी वंश और पांडु वंश का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक सरकपुरी वंश पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राजाओं का नाम आपको क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि इस वंश से अभी तक जितने सवाल पूछे हैं उसमें राजाओं के नाम और उनका जो क्रम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए, सरब राज को पहले याद रखना है। सरब राज के बाद आएगा नरेंद्र, नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र। तो सरब राज के बाद कौन आया? नरेंद्र आया। नरेंद्र के बाद कौन आया? प्रसन्न मात्र आया। प्रसन्न मात्र के बाद जयराज, उसके बाद फिर प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज और प्रवर राज द्वितीय। तो आप एक काम कीजिए, है ना, आप यहाँ तक एक क्रम में याद रखिए, सरब राज, नरेंद्र और प्रसन्न मात्र। सरब राज, नरेंद्र और प्रसन्न मात्र। उसके बाद फिर आप याद रखिए जयराज। जयराज को ही मनमात्र या दुर्गराज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मनमात्र या दुर्गराज किसका नाम है? जयराज का नाम है। तो सबसे पहले सरबराज, सरबराज के बाद नरेंद्र, नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र के बाद जब आगे आएंगे तो जयराज, जयराज के बाद आता है प्रवर राज प्रथम, इसके बाद आता है सुदेव राज, फिर प्रवर राज द्वितीय। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले सरबराज, सरबराज के बाद नरेंद्र, नरेंद्र के बाद याद रखिएगा प्रसन्न मात्र। ये एक क्रम हो गया। यहाँ पे थोड़ा रुकिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। जयराज, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज, प्रवर राज द्वितीय। ये इसको याद, आराम से याद हो जाएगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद इस वंश में थोड़ा अध्ययन करते हैं अपन, हर राजा के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो पहला राजा देखिए, क्या नाम है पहले राजा का? पहले राजा का नाम है सरबराज। तो सरबराज के नाम से ही ये सरबपुरी वंश बना है और इसने एक नगर की स्थापना की, सरबपुर, और उसी को राजधानी बनाया। अब बात ये आती है कि ये सरबपुर है कहाँ? तो याद रखिएगा, ये सरबपुर जो है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, है ना। ये माना कि हमारा छत्तीसगढ़ है। तो सरबपुर को जो उड़ीसा का संबलपुर क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है जहां पर इधर संबलपुर है और इधर सारंगढ़ है ना, तो सारंगढ़ संबलपुर क्षेत्र संयुक्त रूप से ये माना जा सकता है कि यही क्या था? सरबपुर क्षेत्र था, जहां पे ये सरबपुरी जो वंश के राजा लोग हैं, इन लोग शासन किए हैं। ऐसा मानने के पीछे क्या हमारे पास रीजन है? क्योंकि इनसे संबंधित जो सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं वो इसी क्षेत्रों में मिले हैं। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि सरबपुर कहाँ पे अपन मान सकते हैं? सारंगढ़ और संबलपुर क्षेत्र। संबलपुर उड़ीसा में आता है, सारंगढ़ बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ का, रायगढ़ का नीचे जो हिस्सा है वो सारंगढ़ है। तो ये अपन मान सकते हैं। तो सबसे पहला चीज इसके बारे में याद रखना है कि इसने क्या बनाया? सरबपुर शहर बसाया, सरबपुर नगर बसाया और उसकी राजधानी बनाई। तो याद रखिएगा, पहली राजधानी क्या हो गई इनकी? सरबपुर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, याद रखिएगा, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, सरबराज के बारे में। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरबराज की जानकारी प्राप्त होती है। जब मैं नल वंश पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं एरण अभिलेख लिख डाला था। नल वंश की जानकारी एहोल प्रशस्ति अभिलेख में प्राप्त होती है और सरबपुरी वंश की जानकारी भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्राप्त होती है। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं नरेंद्र के बारे में। तो नरेंद्र के बारे में देखिए, इसका 2 ताम्रपत्र बहुत फेमस हुआ। वैसे तो इसका एक और ताम्रपत्र मैं बताऊंगा उसको। 2 ताम्रपत्र को ही अच्छे से याद रखिए आप। एक तीसरे वर्ष में लागू जारी किया था अपने शासनकाल के, और दूसरा अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में जारी किया था। तो याद रखिएगा, तीसरे वर्ष वाला पिपरुदुला है और 24वें वर्ष वाला कुरुद है। इसको याद रखिएगा। जिसका जो 3 है कम है वो संख्या में ज्यादा है, मतलब शब्दों का संख्या ज्यादा है। देखो 1 2 3 4 5 है शब्द, और जो 24 है ज्यादा है अमाउंट में, है ना, वहां पर शब्दों की संख्या कम है। तो उल्टा संबंध बनाइएगा, तीसरे वर्ष में पिपरुदुला और 24वें वर्ष में कुरुद ताम्रपत्र। ये किसका है? नरेंद्र का है। इसको याद रखिएगा कि पिपरुदुला और कुरुद ताम्रपत्र किसका है? नरेंद्र का है। अब उसके बाद फिर देखना ये क्या बोलता है। ये अपने ताम्रपत्र में क्या लिखता है? खड़ग की धार पे विश्व को विजेता, विश्व को जीतने वाला, है ना। जितना अपना ताम्रपत्र इसका जो प्राप्त हुआ है उसमें क्या लिखता है? खड़ग की धार से विश्व को जीतने वाला। और मुद्राओं में क्या लिखता है? गज भिष्क,
गजभिषिक्त लक्ष्मी, है ना, ये लिखता है। तो ध्यान रखिएगा ताम्रपत्र, तो ताम्रपत्र बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा लिखाएगा, खड़ग की धार से विश्व को जीतने वाला। और मुद्रा सिक्का छोटा होता है, उसमें क्या लिखेगा, गजभिषिक्त लक्ष्मी, याद रखिएगा। और ये कौन से धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म को मानता था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर देखिएगा जिस वंश में आपको लक्ष्मी से संबंधित कोई चीज प्राप्त होता है वह वंश जो है वैष्णव अनुयायी होता है, क्योंकि विष्णु है का संबंध है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये याद हो गया। तीसरे वंश में पिपरुदुला, 24वें वर्ष में कुरुद, और ताम्रपत्र में खड़ग की धार से विश्व को जीतने वाला। मुद्राओं में गजभिषिक्त लक्ष्मी का अंकन, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, गजभिषिक्त लक्ष्मी अच्छे से याद रखिएगा, वैष्णव धर्म का अनुयायी। ये सब के सब जो है वैष्णव धर्म वाले हैं, तो यहाँ पे इसको अलग से लिखने में कोई जरूरत नहीं है। प्रसन्न मात्र के बारे में देखते हैं। तो प्रसन्न मात्र ने क्या किया, अभी तक राजधानी कहाँ था, अभी तक राजधानी सरभपुर में था, है ना। अब राजधानी क्या होगा, अब देखो ये निडिला नदी के किनारे, जिस नदी को वर्तमान में लीलागार नदी के नाम से जाना जाता है, उस निडिला नदी के किनारे ये प्रसन्नपुर अपने ही नाम से एक नगर बसाता है, प्रसन्नपुर, जिसको हम वर्तमान में मल्हार के नाम से जानते हैं। तो ये निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नामक नगर बनाएगा और उसको राजधानी बनाएगा। तो अब राजधानी सरभपुर से कहाँ आ गया है, अब राजधानी आ गया है प्रसन्नपुर, इसको याद रखिएगा। तो मल्हार की स्थापना किसने की, मल्हार का पुराना नाम कौन है, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ आया तो याद रखिएगा। उसके बाद फिर याद रखना ये स्वर्ण सिक्का चलाएगा, ये इस वंश का एकमात्र शासक है जो सोने का सिक्का चलाएगा। और उसके सोने के सिक्के में भी एक विशेष क्वालिटी रहेगी, क्या क्वालिटी रहेगी देखिए। एक तो वो पेटिका शीर्ष लिपि, एक प्रकार का लिपि होता है जिसका प्रयोग किया जाएगा, तो पेटिका शीर्ष लिपि, और साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, सिक्कों के केंद्र पर गरुड़, किनारों पर शंख और चक्र। तो तीन चीज यहां देखना इसके सिक्के में, गरुड़ रहेगा, शंख का चित्र रहेगा और चक्र रहेगा, सुदर्शन चक्र टाइप से चक्र, और शंख, है ना, और गरुड़, ये तीनों इसके सोने के सिक्के में हमको अंकित मिलेंगे। और कौन सी लिपि में रहेगी उसकी सिक्का, है ना, उसका सिक्का कौन सा लिपि में रहेगा, पेटिका शीर्ष लिपि, इसको याद रखिएगा। एकमात्र राजा इस वंश का जिसने स्वर्ण सिक्का चलाया, है ना, कौन से नगर की स्थापना की, प्रसन्नपुर, और राजधानी क्या हो गया, प्रसन्नपुर हो गया। अब सरभपुर से राजधानी प्रसन्नपुर आ चुका है। अब इसके बाद फिर देखिए जयराज। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जयराज को मनमात्र या दुर्गराज भी कहा जाता है, जयराज को ही मनमात्र नाम भी इसका मिलता है और दुर्गराज भी इसका नाम मिलता है, तो ये दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए यहां पर दुर्ग नगर की स्थापना, कौन से नगर की स्थापना करता है, ये दुर्ग नगर की स्थापना करता है। देखिए दुर्ग नगर की स्थापना करता है, ये बात लोचन प्रसाद पांडे जी ने बताई है। और कोई साहित्यकार हैं जो ये मानते हैं कि दुर्ग का संबंध शिव दुर्ग नामक शासक से था, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा जयराज ने दुर्ग नामक नगर की स्थापना की थी। उसके बाद फिर ये मुद्रा पर क्या अंकित करवाया, गजलक्ष्मी, ये कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है ना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। संपराज भुक्ति के अंतर्गत आने वाले राज्य ग्राम, किसके अंतर्गत, संपराज भुक्ति के अंतर्गत आने वाले राज्य ग्राम को किसको दान किया, विष्णु स्वामी को दान किया था इसने। तो संपराज भुक्ति याद रखिएगा, संपराज भुक्ति के अंतर्गत आने वाले राज्य ग्राम को इसने किसको दान किया था, इसने दान किया था विष्णु स्वामी को दान किया था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है प्रवर राज प्रथम। तो प्रवर राज प्रथम के बारे में देखो, अभी तक राजधानी कहाँ था, पहले सरभपुर था, उसके बाद फिर प्रसन्नपुर हुआ, अब ये सिरपुर को राजधानी बना देगा, इसको याद रखिएगा। सिरपुर को राजधानी कौन बनाता है, प्रवर राज प्रथम बनाता है। और इसका दो ताम्रपत्र याद रखना है, ठाकुर दिया और मल्हार। कौन सा ताम्रपत्र याद रखना है, ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र याद रखना है। ठाकुर दिया मतलब ये सारंगगढ़ के पास मिला है ये ठाकुर दिया ताम्रपत्र, और मल्हार तो बिलासपुर में है, आप जानते हैं, है ना, ये हो गया। तो सिरपुर को राजधानी बनाया, ताम्रपत्र, ठाकुर दिया और मल्हार। पिपरुदुला और कुरुद किसका है, नरेंद्र का है ना, ये याद रखना है। उसके बाद फिर देखिए ताम्रपत्र हो गया, उसके बाद इसके भाई था एक व्याघ्रराज, है ना। व्याघ्रराज को आप नल वंश से रिलेट मत कीजिएगा, इसके एक भाई का नाम था व्याघ्रराज, और उस व्याघ्रराज को ये प्रसन्नपुर का सामंत नियुक्त करता है, क्या बनाता है, सामंत बनाता है। इस व्याघ्रराज को प्रसन्नपुर का सामंत बनाता है, और यही व्याघ्रराज का एक मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, किसका, व्याघ्रराज का मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। और इस ताम्रपत्र में एक विशेष बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, इस फैक्ट को याद रखिएगा।
उस व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र में ये बोला गया, इस वंश के लिए एक नया नाम प्रयोग किया गया, उसका नाम था अमरार्य कुल। कौन सा कुल? अमरार्य कुल। ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अमरार्य कुल। तो अमरार्य कुल किसको बोला जाता है? तो सरकपुरी वंश को बोला जाता है। ठीक, उसके बाद फिर याद रखना है कि ये अमरार्य कुल के बारे में जो जानकारी मिलता है ये किस पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो ये जो है व्याघ्रराज को प्रसन्नपुर का सामंत बनाया गया, तो व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र में हमको अमरार्य कुल है इस वंश का नाम, ये हमको जानकारी प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद आता है सुदेवराज। तो सुदेवराज के बारे में दो अभिलेख याद रखना है, एक महासमुंद और एक कौवा ताल। कौन कौन सा अभिलेख सुदेवराज का? महासमुंद और कौवा ताल, इसको अच्छे से याद रखिएगा, महासमुंद और कौवा ताल। तो अमरार्य कुल के बारे में जानकारी हो गया। अब देखते हैं सुदेवराज के बारे में। तो सुदेवराज के बारे में याद रखिएगा कि सुदेवराज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका सामंत। इसके सामंत का क्या नाम था? इंद्रबल नाम था। ये इंद्रबल पूरा याद रखिएगा, है ना, ये तहलका मचाएगा इंद्रबल जो है। तो देखिए इसका अभिलेख याद रखना है, महासमुंद और कौवा ताल। तो सुदेवराज का क्या है? महासमुंद और कौवा ताल। नरेंद्र का क्या है? कुरुद और पिपरुदुला। और ठाकुर दिया और मल्हार किसका है? ठाकुर दिया और मल्हार है प्रवरराज प्रथम का। इसको अच्छे से याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। सुदेवराज का है कौवा ताल महासमुंद, प्रवरराज प्रथम का क्या है? ठाकुर दिया और मल्हार, और पिपरुदुला और कुरुद किसका है? नरेंद्र का है। इसको याद रखिएगा, ये हो गया अभिलेख। अब आक्रमण, तो सुदेवराज के समय में किसका आक्रमण हुआ था? ये थोड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए फैक्ट है, क्योंकि उस राजा को हम जानते हैं। इसके समय में आक्रमण हुआ था राजर्षि तुल्यवंश के राजा, अंतिम राजा, 6वें नंबर के राजा भीमसेन द्वितीय, जिसका हम लोग आरंग ताम्रपत्र पढ़ते हैं ना, जिसमें 6 शासकों का नाम मिलता है, वही राजा भीमसेन द्वितीय सुदेवराज पर आक्रमण करता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है इस वंश का अंतिम राजा प्रवरराज द्वितीय। तो प्रवरराज द्वितीय को कौन मार देता है? इंद्रबल मार देता है इसको। और मारने के बाद कौन से वंश की नींव डालता है? पांडु वंश की नींव डालता है। इसको याद रखिएगा। अब पांडु वंश की जानकारी देखेंगे। ठीक, इसके बाद फिर आगे देखते हैं राजधानी। तो राजधानी इस वंश के बारे में और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है सरकपुरी वंश के बारे में राजधानी। तो राजधानी याद रखना है, 3 ठो राजधानी हुआ। कौन कौन सा राजधानी हुआ? पहला राजधानी हुआ आपका सरभपुर। सरभपुर, सरभपुर को कौन राजधानी बनाया? सरभराज बनाया। दूसरा राजधानी क्या हुआ? प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर को कौन बनाया? प्रसन्न मात्र ने बनाया। तीसरा राजधानी क्या हुआ? सिरपुर। और सिरपुर को राजधानी किसने बनाया? सिरपुर को राजधानी बनाया था किसने? प्रवरराज प्रथम ने। याद रखना, 3 राजधानी, क्रम याद रखना है, सरभराज, प्रसन्नपुर, उसके बाद सिरपुर। तीसरे नंबर का राजधानी है सिरपुर। धर्म तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन लोग कौन से धर्म से संबंधित होंगे? इन लोग जो है वैष्णव धर्म से संबंधित होंगे, वैष्णव। इसके बाद स्थल, इससे जुड़ा हुआ कोई स्थल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर, ये याद रखना। और वो रुद्र शिव की प्रतिमा जो वही है ना, रुद्र शिव की प्रतिमा ताला गांव में जो है, रुद्र शिव की प्रतिमा, ये दोनों ताला गांव में है, याद रखिएगा। देवरानी जेठानी की मंदिर और ताला गांव बिलासपुर, है ना। देवरानी जेठानी मंदिर और रुद्र शिव की प्रतिमा, ये दोनों इस वंश से संबंधित स्थल है। ताम्रपत्र, तो ताम्रपत्र के बारे में याद रखना है, इनका जो ताम्रपत्र होता है उसके बारे में ये चीज है कि उस ताम्रपत्र में जारी करने वाला, मतलब जो लेखक है, उस ताम्रपत्र को जो लिखा है ना, जारी करने वाले का नाम मिलता है, स्थान का नाम मिलता है, उस तिथि का नाम मिलता है जिस तिथि में वह ताम्रपत्र जारी किया गया है, और उस वर्ष का जानकारी मिलता है जिस वर्ष में उस ताम्रपत्र को जारी किया गया है। इसके अलावा क्या नहीं मिलता है? तो चित्र नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का कोई चित्र हमको उस ताम्रपत्र में, जो सरकपुरी वंश के शासकों द्वारा जारी किया जाता है, उसमें प्राप्त नहीं होगा। तो क्या क्या प्राप्त होगा? जारी करने वाले का नाम मिलेगा। भाई जो जारी किया है वो अपना नाम क्यों नहीं लिखेगा, है ना। स्थान, है ना, कहाँ पर जारी किया गया, तिथि, किस तिथि को जारी किया गया, और किस वर्ष जारी किया गया। तो तिथि और वर्ष तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज आता है राज चिन्ह। तो राज चिन्ह को याद रखिएगा, गजलक्ष्मी।
ये गजलक्ष्मी जो है इनका राज चिन्ह था। इतना याद रख लीजिएगा सरकपुरी वंश के बारे में, इतना काफी है सरकपुरी वंश के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग पांडु वंश के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पांडु वंश के बारे में। पांडु वंश के बारे में पढ़ने से पहले आपको याद रहना चाहिए कि इंद्रबल किसके दरबार में था। इंद्रबल जो है हम लोग पढ़े थे, वो लास्ट में प्रवर राज द्वितीय को मारता है। सुदेव राज के दरबार में सामंत था, मारा किसको? प्रवर राज द्वितीय को। और कौन से वंश की स्थापना किया? पांडु वंश की स्थापना किया। तो पांडु वंश के बारे में अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए, पांडु वंश का सबसे पहले केंद्र याद रखिएगा। पांडु वंश का प्रमुख केंद्र जो है ना सिरपुर के आसपास था पूरा, है ना। अब आइए बात इसके राजा लोग को देखते हैं। तो इसमें पहला नाम एक मिलता है उदयन का, है ना। तो उदयन कोई विशेष राजा ऐसा तो था नहीं, किसी किसी जगह में इसको इस वंश का संस्थापक या आदि पुरुष, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ संस्थापक और आदि पुरुष। आदि पुरुष मतलब होता है उस वंश का पूजनीय आदमी, है ना, जिसको लोग मानते थे, है ना, इस टाइप से। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, आपको संस्थापक में अगर उदयन नहीं दिया है या आपको वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, आप चुपचाप लगा के आइएगा इंद्रबल, क्योंकि इंद्रबल इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इस वंश की स्थापना का पूरा पूरा श्रेय किसको जाता है? इंद्रबल को जाता है। अगर कभी इंद्रबल के जगह नहीं दिया है इंद्रबल ऑप्शन में, तो आप लगाएंगे आदि पुरुष या संस्थापक हमारे कौन? उदयन। ये इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? कालिंजर शिलालेख, मध्य प्रदेश का एक शिलालेख है, कालिंजर शिलालेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यह इस वंश का संस्थापक या आदि पुरुष था। फिर भी आपको याद रखना है किसको? इंद्रबल को। वास्तविक संस्थापक कौन था? इंद्रबल। अब इंद्रबल के बारे में बात करते हैं। तो इंद्रबल की सबसे पहले इंद्रबल ने क्या किया? तो इंद्रबल ने सबसे पहले एक नगर बसाया, जिसका नाम क्या रखा? इंद्रपुर नगर। उस नगर का नाम क्या था? इंद्रपुर नगर बसाया। अपने नाम से एक नगर बसाया इंद्रपुर, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको आज हम लोग खरौद के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा। तो खरौद की स्थापना या खरौद का पुराना नाम क्या है बोलेगा तो इंद्रपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए वापस, इसका विवाह किससे होता है? लोक प्रकाशा। अब लोक प्रकाशा को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोक प्रकाशा का संबंध कौन से वंश से है? सरभपुरी वंश से है, याद रखिएगा, है ना। लोक प्रकाशा कौन से वंश से संबंधित है? सरभपुरी वंश से संबंधित है, जिसका विवाह किससे होता है? इंद्रबल प्रथम से, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसके 4 पुत्र होते हैं। देखिए 4 पुत्र लिखा हुआ है। पहला पुत्र होता है सबसे बड़ा पुत्र नंदराज प्रथम, यही उत्तराधिकारी बनता है। मतलब इसके बाद राजा कौन बनता है ना? नंदराज प्रथम बनता है। तो नंदराज प्रथम के बारे में देखेंगे डिटेल में। बाकी तीनों भाई और कौन कौन है नंदराज प्रथम के? ईशान देव, सूरबल, भवदेव रणकेसरी, ये इसके इंद्रबल प्रथम के 3 और पुत्र रहते हैं नंदराज प्रथम को छोड़ करके। अब देखिए यहाँ पे ईशान देव के बारे में लिखा हुआ है। ईशान देव के नीचे मैं लिखा हूँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी ऐसा फैक्ट पूछता है जिसका संबंध लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद से हो, तो चाहे वो ये पूछे कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद के शिलालेख में किसका नाम मिलता है, या ये पूछे कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया है, दोनों ही केस में आप आंसर लगाएंगे क्या? ईशान देव को। सूरबल के बारे में कुछ याद नहीं रखना है। सूरबल के बाद आता है भवदेव रणकेसरी। तो भवदेव रणकेसरी का एक फेमस शिलालेख प्राप्त हुआ है, कौन सा? भांडक शिलालेख। अच्छे से याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखना है? देखो, भ से भवदेव, भ से भांडक शिलालेख। तो चारों भाई के बारे में हो गया, नंदराज प्रथम, ईशान देव, सूरबल, भवदेव रणकेसरी। ईशान देव का उल्लेख या ईशान देव ने कौन से मंदिर को बनवाया? लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद। भांडक शिलालेख किसका है? भवदेव रणकेसरी का। अब देखिए यहाँ पर, अब बात करते हैं नंदराज प्रथम के बारे में। नंदराज प्रथम के बारे में देखते हैं। तो यह इंद्रबल का वास्तविक उत्तराधिकारी था, ठीक है। वास्तविक उत्तराधिकारी का मतलब इसके बाद राजा कौन बना? नंदराज प्रथम बना, ठीक। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा, इसने अपने तीनों भाइयों को क्या बनाया? मंडलाधिपति बना दिया। मंडलाधिपति मतलब राजा के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, ये उनको पद दे दिया, मंडलाधिपति बना दिया अपने तीनों भाइयों को, ईशान देव, सूरबल और भवदेव रणकेसरी को। उसके बाद फिर गोद लिया। इसका लंबे समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ इसको, तो ये पुत्र मतलब एक बच्चे को गोद लेता है, जिसका नाम क्या रहता है? तीवर देव। जो इसके बाद राजा बनेगा ना, वही तीवर देव। ये गोद लिया हुआ पुत्र है, याद रखिएगा। इसका वास्तविक पुत्र कौन होता है? चंद्रगुप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त और तीवर देव आपस में भाई थे। भले सौतेला भाई हो, लेकिन भाई थे बोल के याद रखिएगा। गोद लिया हुआ पुत्र तीवर देव, स्वयं का पुत्र चंद्रगुप्त।
पूछ सकता है एग्जाम में कि नंदराज प्रथम के बाद कौन उत्तराधिकारी बना उसका, तो तीवरदेव बनता है। गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए महाशिव तीवरदेव के बारे में देखते हैं। तो महाशिव तीवरदेव के बारे में देखिए, ये एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम क्या है, सकल कोसलाधिपति। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि कौन धारण करता है। तो ये जब हम कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो उसमें एक राजा आएगा पृथ्वीदेव प्रथम, आई थिंक पृथ्वीदेव प्रथम है, देखेंगे आगे, है ना, वो भी इस उपाधि को धारण करता है। तो याद रखिएगा सकल कोसलाधिपति की उपाधि कौन धारण करता है, महाशिव तीवरदेव धारण करता है। उसके बाद याद रखना इसका ताम्रपत्र 3 जगह से प्राप्त हुआ है, कहां कहां से, राजिम, बालोद और गोंडा, आरबीबी या बीआरबी बोल के याद रखिएगा इसको। ठीक है, महाशिव तीवरदेव का ताम्रपत्र कितने जगह से प्राप्त हुआ है, 3 जगह से प्राप्त हुआ है, राजिम, बालोद, बोंडा। राजिम बालोद तो जानते ही हैं, राजिम जानते हैं, बोंडा मतलब रायगढ़ क्षेत्र, ये याद रखिएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इस वंश का, इस राजा का, कि इसके शासन काल को क्या बोला जाता है, पांडु वंश का उत्कर्ष काल। देखिए पांडु वंश का उत्कर्ष काल का मतलब क्या होता है, उत्कर्ष का मतलब होता है किसी चीज का फेमस होना, स्टार्ट होना, है ना। तो इससे पहले तक के राजा लोग उतने संगठित रूप से शासन प्रशासन में ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके कारण इस वंश की जो इस वंश का जो डेवलपमेंट है, इस वंश के बारे में लोग ज्यादा नहीं जान रहे थे, है ना। लेकिन महाशिव तीवरदेव ने अपने अच्छे अच्छे कामों और संगठित प्रयास से, अच्छे प्रशासन से इस वंश का नाम रोशन करना प्रारंभ किया। तो उसी को क्या बोला गया, पांडु वंश का उत्कर्ष काल बोला गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो याद रखिएगा इसके शासन काल में दक्षिण का एक विष्णु कुंडी शासक रहता है जिसका नाम रहता है माधव वर्मन। ये माधव वर्मन इस पे अटैक करता है, ये युद्ध तो हारता ही हारता है, साथ ही साथ जिंदगी की जंग भी हार जाता है। तो किसका अटैक होता है इसके समय में, माधव वर्मन का अटैक होता है। इसके शासनकाल को क्या बोला जाता है, पांडु वंश का उत्कर्ष काल बोला जाता है। ताम्रपत्र क्या है, राजिम, बालोद और बोंडा, और उपाधि कौन सा है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि। इसके बाद फिर देखिए नंदराज द्वितीय। तो नंदराज द्वितीय कौन है, ये नंदराज द्वितीय जो है इसका पुत्र रहता है, महाशिव तीवरदेव का पुत्र रहता है, या चलिए छोड़िए उसको, है ना। इसके बाद राजा यही बनता है। उपाधि देखते हैं, उपाधि को अगर देखें तो ये एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम क्या है, कोसल मंडलाधिपति की उपाधि। कंफ्यूजन होता है, ये सकल कोसलाधिपति ये है, और कोसल मंडलाधिपति कौन है, नंदराज द्वितीय है, प्रथम की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। और दूसरा याद रखना इसका ताम्रपत्र कौन सा, अड़भार ताम्रपत्र बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, अड़भार ताम्रपत्र किसका है, नंदराज द्वितीय का है। नंदराज प्रथम का किसी प्रकार से कोई ताम्रपत्र अभी कुछ नहीं मिला है, जो भी है नंदराज द्वितीय का है, याद रखिएगा, अड़भार ताम्रपत्र, और उपाधि कोसल मंडलाधिपति। और इसने एक गांव दान किया था जिसका नाम था कौंतड़िक, कौंतड़िक नामक ग्राम का दान किया था ये। ठीक, इसके बाद आता है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त है महाशिव तीवरदेव का भाई, मतलब नंदराज द्वितीय का चाचा। ठीक है, ये चंद्रगुप्त के बारे में बस इतना याद रखना, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर नहीं बोल रहा हूं, है ना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में है और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसके शिलालेख में इसका उल्लेख है, किसका उल्लेख है, चंद्रगुप्त का उल्लेख है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त के बारे में याद रखिएगा, हर्षगुप्त जो है इसकी शादी होती है मगध क्षेत्र के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की बेटी वासटा देवी से इसकी शादी होती है। और शादी के कुछ वर्षों के पश्चात ये हर्षगुप्त जो है स्वर्ग सिधार जाता है, और इसकी बीवी जो वासटा देवी रहती है वो इसकी याद में, इसकी स्मृति में एक लाल ईंटों से नागर शैली में मंदिर बनवाना शुरू करती है सिरपुर में, जिसको हम सब लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। ये लक्ष्मण मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर रहता है, याद रखिए कौन से भगवान का मंदिर रहता है, विष्णु भगवान का मंदिर रहता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है लाल ईंट से निर्मित है, नागर शैली से है ना, लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर कौन से भगवान का मंदिर रहता है बोलने से, विष्णु भगवान का मंदिर रहता है। ये इसका निर्माण प्रारंभ करवाती है, पूर्ण नहीं करवा पाती है ना। पूर्ण कौन करवाता है, इसका पुत्र, है ना, हर्षगुप्त। और वासटा देवी का पुत्र जब शासन में आता है, सत्ता संभालता है, तो बालार्जुन जो है उस मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाता है, इसको याद रखिएगा, है ना। इस मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की है, कवि ईशान ने की है। इस मंदिर के शिलालेख में किसका नाम मिलेगा, ये चंद्रगुप्त का नाम मिलेगा, ये अच्छे से याद रखिएगा इसको। अब आगे जो है हम देखते हैं सीधा महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस वंश के अंतिम राजा महाशिव गुप्त बालार्जुन के बारे में। सबसे पहले इनके नाम पे फोकस करते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो देखो, बाल अर्जुन से तात्पर्य ये है कि ये बचपन में धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा निपुण थे, तो ये बाल अर्जुन हो गया। उसके बाद फिर देखिए महाशिवगुप्त, तो महाशिवगुप्त से संबंध ये है कि ये शैव वंश, शिव शब्द है मतलब कौन से धर्म को या किसके अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका शासनकाल, तो इनका शासनकाल भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, याद रखिएगा। 595 से 655 ईस्वी, जितने भी इस वंश के अन्य राजाओं में जितना भी हम लोग राजा देखे उसमें सबसे ज्यादा शासनकाल इसी का था, सबसे अच्छा शासनकाल इसी का था। अब देखिए, है ना, ये कौन से धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। अब उसके बाद फिर देखिए, मानता शैव धर्म को था, लेकिन इसने लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। तो लक्ष्मण मंदिर कौन से भगवान का मंदिर था, ये लक्ष्मण मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर था। तो देखो, शैव धर्म का होते हुए विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। और साथ ही साथ गंधेश्वर मंदिर, तो गंधेश्वर मंदिर मतलब कौन सा है, ये शंकर भगवान का ही मंदिर है ना। तो गंधेश्वर मंदिर हेतु दान दिया था, ये याद रखिएगा कि गंधेश्वर मंदिर हेतु दान किसने दिया था, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने है। कहीं कहीं पे ये भी लिखा मिलता है कि गंधेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है, लेकिन कोई विशेष मेरे को एकदम साक्ष्य रूपी चीज नहीं मिला है, तो अभी याद रखिएगा दान वाला फैक्ट को। फिर उपाधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी। वैसे याद रखिएगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि पांडु वंश के जितने भी राजा थे उनमें एक उपाधि कॉमन था, वो था परम भागवत। सभी के सभी परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, क्योंकि भागवत मतलब विष्णु, है ना। तो याद रखिएगा, तो ये हो गया परम महेश्वर। कैसे याद रखिएगा, परम महेश्वर। तो महेश्वर का मतलब क्या होता है, शंकर भगवान, महेश शंकर भगवान, तो याद हो जाएगा परम महेश्वर। बाकी सब परम भागवत वाले हैं, ये परम महेश्वर। माता पितृ दानुध्याता, ये वैसे उतना नहीं मिलता है, लेकिन ये आगे एग्जाम में अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि माता पितृ दानुध्याता नामक उपाधि किसने धारण की थी। तो इसको याद रखिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इस उपाधि को धारण किया था। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसके ताम्रपत्र के बारे में। तो इसके ताम्रपत्र सर्वाधिक 27 ताम्रपत्र इसके कहाँ से मिले हैं, सिरपुर से मिले हैं। इतना ही याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आजकल थोड़ा डीप में पूछना शुरू कर दिया है। तो सिरपुर से 27 ताम्रपत्र मिला है, जिसके अध्ययन करता रमेंद्र नाथ मिश्र और विष्णु ठाकुर। विष्णु भगवान के अवतार कौन थे, राम। तो विष्णु भगवान और राम ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो विष्णु ठाकुर और रमेंद्र नाथ मिश्र ने इस 27 ताम्रपत्र का अध्ययन किया था, ये आप याद रख सकते हैं। मल्हार से 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, और बरदला, बोंडा और लोधिया, बरदला, बोंडा और लोधिया, इन तीनों जगह से एक एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है सिरपुर वाला, याद रखिएगा। 27 ताम्रपत्र खोजने या अध्ययन करने वालों का नाम क्या है, रमेंद्र नाथ मिश्र और विष्णु ठाकुर। और मल्हार से 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, बरदला, बोंडा और लोधिया से एक एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद मुद्रा की बात करते हैं। तो इनका एक मुद्रा जो केसरी लेख युक्त है ना, स्वर्ण मुद्रा, इसको बस याद रखिएगा कहाँ से मिला है, बालपुर से मिला है। तो जनरली क्या होता है, इनके सिक्कों में गजलक्ष्मी लिखा रहता है, लेकिन इस बार गजलक्ष्मी नहीं मिला। तो क्या मिला, गजलक्ष्मी की जगह कुकुदमान, वृषभ और त्रिशूल अंकित है। तो देखो, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अंकित मतलब चित्र, फोटो। तो लक्ष्मी जी का फोटो होता था, गज लक्ष्मी जी का, तो इसके में नहीं है। तो क्या है उसके जगह में, देखो कुकुदमान, कुकुदमान का मतलब होता है कमल, वृषभ का मतलब होता है बैल, और त्रिशूल का मतलब त्रिशूल, है ना। ये तीनों चित्र मिलता है हमको गजलक्ष्मी की जगह। कौन से वाले मुद्रा में, जो बालपुर से मुद्रा प्राप्त हुआ है, केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा में। तो याद रखिएगा, इनका सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, बालपुर से। और ताम्रपत्र सबसे ज्यादा सिरपुर से, उसके बाद फिर मल्हार, फिर बरदला, बोंडा और लोधिया से। इसके बाद इनके समकालीन शासकों की अगर बात करते हैं, तो इनके समकालीन शासक कौन थे, एक हर्षवर्धन या हर्ष नाम के शासक, जो पुष्यभूति वंश के या वर्धन वंश के राजा थे, है ना। फिर पुलकेशिन द्वितीय को याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय भी इसी वंश से संबंधित है। और तीसरे याद रखिएगा, बिलास्तुम को याद रखिएगा, ठीक। ये तीनों का नाम याद रखना है। राजा हर्ष जो कि पुष्यभूति वंश का है ना, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में याद रखना है जो वातापी वंश का है, और बिलास्तुम के बारे में याद रखना है जो नल वंश का है। अब ये किसकी अधीनता को स्वीकार किया,
तो ये पुलकेशिन विति की अधीनता को स्वीकार किया, इसको याद रखिएगा। और इसी पुलकेशिन विति ने इस पर आक्रमण करके इस वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है वेनसांग। वेनसांग एक कैसा था, ये वेनसांग एक चीनी यात्री था। कैसा यात्री था, चीनी यात्री था। ये अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए सिरपुर आया था। सुना कि छत्तीसगढ़ में, मतलब इस क्षेत्र में, भारत में कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म जो है अभी प्रचारित हो रहा है, तो वहां जाके और उसको अच्छे तरीके से करने के लिए आया हुआ था, देखने के लिए कि कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या है कैसा है, उसके लिए आया था 639 में, 639 ऐसे याद रखिएगा। और ये आया तो कहाँ आया, सिरपुर। तो सिरपुर की यात्रा तो किया ही साथ कहाँ की यात्रा किया, मल्हार की भी यात्रा किया। सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था, याद रखिएगा वेनसांग। और इसने अपना एक रचना लिखा जिसका नाम क्या था, सी यू की। इसकी रचना का नाम क्या था, सी यू की। और इसी रचना में इसने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, कियासलो। कौन सा शब्द, कियासलो। ये और कुछ नहीं, कोसल लिखना चाह रहा था वो, अब वो अपनी चीनी भाषा में कियासलो लिख दिया, तो कियासलो याद रखिएगा। उसके बाद ये बताता है ना, इसने बताया कि उस समय जब ये बालार्जुन के शासन काल में आया था, तो उस समय 100 संघाराम थे। 100 संघाराम का मतलब होता है विहार, बौद्ध विहार, है ना। कितने, 100 संघाराम थे, जिसमें 10,000 बौद्ध भिक्षु निवासरत थे। 100 संघाराम थे जिसमें 10,000 बौद्ध भिक्षु निवासरत थे। और कितने देव मंदिर थे, मंदिर कितने थे, 70 ठो देव मंदिर थे। ये ऐसा बताता है कौन, वेनसांग बताता है। और क्या बताता है, और ये बताता है कि ये जो बालार्जुन है हमारा, ये बालार्जुन धर्मावलंबी शासक था। ये किसी भी धर्म को एकदम ज्यादा नकारता नहीं था ना, धर्म आधारित शासक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि आप खुद ही देखिए, ये खुद था शैव धर्म वाला, और पूरा करवाया कौन से भगवान का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर पूरा करवाया। और बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे संघाराम और विहारों का निर्माण करवाया। तो हो गया ना ये कि धर्म को नहीं मानने वाला शासक, सभी धर्मों के प्रति आस्था रखने वाला शासक, ये शब्द ज्यादा अच्छा है। इसी कारण इसके शासन काल को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। बालार्जुन के शासन काल को क्या बोला जाता है, सोच के देखिए, है ना। न सिर्फ पांडु वंश के, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासन काल को, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को, 595 से 655 ईस्वी के बीच इसका शासन था। और साथ ही साथ मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल भी कहा जाता है इस वंश को, ये इस पांडु वंश को ही बोल सकते हैं, मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल। और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल किसके शासन काल को बोला जाता है, तो ये 595 655 महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को। इसको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद कुछ फैक्ट और देखते हैं जो पांडु वंश से संबंधित है। तो पांडु वंश के अन्य स्मारकों की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो हमको मिल जाता है सुरंग टीला मंदिर। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सुरंग टीला मंदिर कहाँ है, ये जितना चीज मैं बताया हूं ये सब का सब आपको मिलेगा सिरपुर में, ठीक, सिरपुर में है, याद रखिएगा। तो सुरंग टीला मंदिर के अतिरिक्त राम मंदिर, त्रिदेव मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन आपको भूलना किसको नहीं है, सुरंग टीला मंदिर को नहीं भूलना है। सुरंग टीला मंदिर सिरपुर में है और पांडुवंशी शासकों के द्वारा बनवाया गया है। इसके बाद आता है तीवरदेव बौद्ध विहार, पद्मपाणि विहार, भिक्षुणी विहार और जैन विहार। तो इसमें जो है पद्मपाणि विहार, इसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना। तीवरदेव विहार भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों को याद रखिएगा। तीवरदेव बौद्ध विहार, पद्मपाणि विहार, भिक्षुणी विहार और जैन विहार। पूछ सकता है ना, बहुत सारा फैक्ट दे दिया आपको, स्टेटमेंट दे दिया कि इनमें से कौन सा सिरपुर में नहीं है या पांडुवंशी नहीं है, तो उस स्थिति में थोड़ा याद रहना चाहिए। सुरंग टीला मंदिर, राम मंदिर, है ना, त्रिदेव मंदिर, सुरंग टीला मंदिर, है ना, राम मंदिर, त्रिदेव मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर, तीवरदेव बौद्ध विहार, भिक्षुणी बौद्ध विहार, पद्मपाणि बौद्ध विहार और जैन विहार, इतना चीज आपको मिलेगा। और एक चीज मैं जो बताना चाहता था कि इनका उपाधि, तो याद रखिएगा, ये पांडुवंश के शासन काल में अगर आपसे ये पूछा कि पांडुवंशी शासकों के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की जाती थी, तो आप लगा के आइए परम भागवत, ठीक, ये उपाधि याद रखिएगा, परम भागवत।
और अगर बात करते हैं धर्म का, है ना, ये कौन से धर्म को मानते थे, तो अधिकतर शासक जो थे महाशिवगुप्त बालार्जुन को छोड़कर बाकी सब मैक्सिमम शासक लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। इसको आप याद रख सकते हैं, वैष्णव धर्म को। इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है कि महाशिव तीवर देव ये कौन से धर्म को मानता था, ये सवाल पूछा है और आंसर लिया गया था वैष्णव धर्म। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा जो है पांडु वंश समाप्त होता है। आगे का अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।